आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे वह जो सिलसिला हमने कल शुरू किया, 2 दिन से चल रहा है, इंटरनेट बंदर और इंटरनेट कल्चर। ये जो इंटरनेट बंदर है और इंटरनेट कल्चर है, इसका एक बहुत ही अद्भुत जो है एक रसायन तैयार हो रहा है, जो कि हमारे जेहन में उतार दिया गया है। मसलन आप इंटरनेट में आप जाइए, सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में या ट्विटर पर, तो वहां पर ऐसी पोस्ट दिखाई देंगी जो कि पर्सनल है। ज्यादातर पोस्ट वो है। लेकिन ऐसी भी पोस्ट अब आ गई हैं जो कि पेड हैं। ऐसी भी पोस्ट हैं जो कि मीडिया सेल में जो लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों की टिप्पणियां भी दिखाई देती हैं, बड़े पैमाने पर दिखाई देती हैं। तो व्यक्तिगत पोस्ट या इस तरह की पेड पोस्ट या पेड टिप्पणीकार, ये बेसिकली इन सबको आप एक तरह से निहित स्वार्थी पोस्ट के कैटेगरी में रख सकते हैं। और ये जो निस्वार्थी दृष्टिकोण से लिखी गई जो पोस्टें हैं, ये इनमें जो सूचनाएं होती हैं वो विश्वसनीय नहीं होती। मुसीबत यह है कि ज्यादातर लोग इनकी सूचनाओं पर विश्वास करने लगते हैं। एक्चुअल में ये जो सामग्री होती है जो कि आप यहां देखते हैं, व्यक्तिगत पोस्ट में या पेड पोस्ट में या मीडिया सेल के लोगों की पोस्ट में, ये दूसरों के लिए लिखी गई सामग्री है। और ये पोस्ट जब आप देखें तो यहां जो सूचना या तथ्य दिए गए हैं उनकी अन्य स्रोतों से पुष्टि जरूर करें। आमतौर पर होता यह है कि हम लोग जो वहां सूचनाएं दी जाती हैं, हम उन्हें आंख बंद करके मान लेते हैं। ज्यादातर इस तरह की पोस्ट जो है वो झूठ और असत्य से भरी होती हैं। मुसीबत यह है कि इस असत्य को या झूठ को पकड़ने का कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। कई बार ये कहानी के रूप में आती हैं, कई बार झूठी खबर के रूप में आती हैं, फेक न्यूज के तौर पर। कई बार ऐसे लेख आते हैं जो कि फेक आर्गुमेंट्स और फेक जो है चीजों से भरे होते हैं। और ये जो निहित स्वार्थी पोस्ट का जो दायरा है, ये इंस्टाग्राम, ब्लॉगिंग, ट्विटर, इन सब तक फैला हुआ है। इस सामग्री की खूबी है कि ये आपको ट्रंप के प्रोपेगेंडा में भी मिल जाएगी, ये आपको कमला हैरिस के प्रोपेगेंडा में मिल जाएगी, ये आपको नरेंद्र मोदी के प्रोपेगेंडा में मिल जाएगी। लेकिन ये कभी कभी राहुल गांधी के जो अनुयायी हैं उनकी पोस्ट में भी मिल जाएगी। तो ये जो निहित स्वार्थी पोस्ट है, इस निहित स्वार्थी पोस्ट से बचना चाहिए। उस पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। आप पढ़े पढ़े ठीक है, लेकिन विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि इसमें से अधिकांश जो पोस्ट है वो झूठ से भरी होती हैं। यहां ऐसी भी पोस्ट मिलेंगी जो सांसदों के द्वारा लिखी गई हैं, जो विधायकों के द्वारा लिखी गई हैं, जो बड़े नेता के द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन वह झूठ से और नफरत से भरी हुई है, सामाजिक टकराव के नजरिए से भरी हुई है। और हालत यह है कि अगर आप इन इस तरह की पोस्ट के खिलाफ में लिखते हैं और बोलते हैं, तो बीजेपी के लोग मानहानि का दावा कर देते हैं। अनेक नेताओं के ऊपर केस चला रखे हैं उन्होंने।
और इसमें जो हेट कैंपेन की सामग्री है वो बड़े पैमाने पर इसमें शामिल है, जबकि ये एक ऑन द रिकॉर्ड फैक्ट है कि हेट कैंपेन का 80% से अधिक जो सामग्री है सोशल मीडिया में, वो बीजेपी या उनके समर्थक जो कल्ट गुरु हैं उनके द्वारा फैलाई गई, कि बीजेपी के नेता या उनके कार्यकर्ता या मीडिया सेल के लोग या फिर उनके जो संत महंत जो उनके समर्थक हैं, वे आए दिन हेट कैंपेन की झूठी खबरें संप्रसारित करते रहते हैं। और इन खबरों के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं होता, सरकार भी कोई एक्शन नहीं लेती। सरकार हेट खबर लिखने वालों के खिलाफ में कोई मुकदमा नहीं ठोकती, बीजेपी कोई मुकदमा नहीं ठोकती, बल्कि बीजेपी उनके खिलाफ मुकदमा ठोकती है जो इनके हेट कैंपेन को एक्सपोज करते हैं। असल में ये जो सारी की सारी प्रक्रिया है, ये एक तरह से तथ्य के विकृतीकरण की प्रक्रिया है जिसको के ये लोग संपन्न करते हैं। और इसका जो ग्राफ है, तथ्य के विकृतीकरण का जो ग्राफ है, वो सोशल मीडिया, सिनेमा, अखबार वहां तक फैला हुआ है। आप याद कीजिए कश्मीर के नैरेटिव को कैसे बदलने की कोशिश की गई और एकदम पेड तरीके से कश्मीर पर फिल्म लाई गई, और किस तरह से नकली चीजें तैयार की गई। उस फिल्म को पुरस्कृत किया गया, प्रधानमंत्री ने उस पेड फिल्म की भूर भूर प्रशंसा की, और ये तथ्य के विकृतीकरण का आदर्श एग्जाम्पल है मीडिया में। एक और चीज है जो कि इस बीच में बहुत तेजी से विकसित हुई है, वो ये है कि स्कैमर और स्पैमर, इनके ईमेल बड़ी संख्या में हमारे पास आते हैं। कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास इनके ईमेल नहीं आते हो। संयोग की बात देखिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है तब से स्कैमर और स्कैमरों के मेल, वो उनकी तादाद बहुत बढ़ी है, और इनके जरिए बैंकिंग लूट, आपके खाते से पैसा का चोरी होना, जबरिया पैसे की वसूली, ये एक तरह से बैंकिंग डकैती डिजिटल के जरिए जारी है। कौन लोग लगे हुए हैं इसमें? इंटरनेट के बंदर। और ये बंदर कहां से आते हैं? इनमें से बहुत सारे बंदर तो भारत से ही आते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा नाइजीरिया से आता है। तो ये जो लाखों स्पैम और लाखों स्कैमर जो ईमेल हमारे पास आते हैं, जिनके जरिए लोग भ्रमित होते हैं, ठगे जाते हैं, लूटे जाते हैं, उनके बैंक के अकाउंट से पैसे चले जाते हैं, उसका जो अमाउंट है, बैंक से लोगों के पैसे वसूली का, निकाले जाने का जो अमाउंट है, वो अब तक की ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो भी लिखित जानकारी हमारे पास है, उसमें सारे रिकॉर्ड उसने ब्रेक कर दिए। मुगलों ने भी इतनी हिंदुस्तान की जनता की संपत्ति लूटी नहीं थी जितनी कि इन स्कैमरों और स्पैमरों ने संपत्ति लूटी है बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग डकैती के जरिए। तो ये जो इंटरनेट बंदर है, ये बैंकिंग डकैत भी है। एक और है जो कि फिनोमिना जो कि इस बीच में डेवलप किया है, वो ये कि इंटरनेट के जरिए सेक्स और इंटरनेट के जरिए झूठ, ये दो चीजें और बड़े स्केल पर विकसित हुई हैं। जैसा कि झूठ का मैंने आपसे कहा कि विज्ञापन एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ब्लॉगिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जो पोस्ट आप सोशल मीडिया पर देखते हैं वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इस सब ने ये जो इंटरनेट बंदर है और इनके द्वारा जो निर्मित जो एक नई जो इंटरनेट कल्चर है, इसने लोगों के कैरियर, परिवार, उनकी शादी, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, इन सबको एक तरह से जिसे कहें खूंटी पे टांग दिया है, उसको चौपट कर दिया है। आज उनकी जिन लोगों के पीछे लग जाते हैं, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी संपत्ति, उनके निजी जीवन को बचाने वाला कोई नहीं।
पुलिस कोई मदद नहीं करती उसमें। ये एक नए किस्म की क्राइम कल्चर है और एक नए किस्म के क्रिमिनल हैं जो कि इंटरनेट बंदर की तरह हमारे बीच में काम कर रहे हैं। इनमें अधिकतर वे लोग हैं जिन्हें हम एमेच्योर यूजर कहते हैं। आप देखिए फेसबुक पर आए दिन इधर कुछ समय से मैसेज नहीं आए मेरे पास, लेकिन आए दिन ये शिकायत आती थी हमारी जो फेसबुक फ्रेंड है उनकी, लड़कियों की, कि सर फलां आदमी मैसेंजर में आके गंदी गंदी बातें करता है, छेड़ता है। तो सोशल मीडिया में जो औरतें सक्रिय हैं उनको सताने वाले, उनका शारीरिक कामुक उत्पीड़न करने वाले, उनकी शिकायतें बहुत आती हैं, बड़े स्केल पर हैं। और यहां पर ब्लैकमेलिंग की कहानियां एकदम भरी पड़ी हैं। ब्लैकमेलिंग के वीडियो बड़ी संख्या में सर्कुलेट करके पैसा वसूलने का धंधा चल रहा है। ये जो ब्लैकमेलिंग की कहानियां, ब्लैकमेलिंग के वीडियो, ब्लैकमेलिंग, ये एक तरह से इंटरनेट का जिसे कहें कि मलबा है, और वो मलबा है जिसे हम लोग कहते हैं इंटरनेट का गू। इसमें एक सेक्शन वह भी है जो कि लड़कियों का जो जानबूझ के गंदगी फैला रहा है। उनमें ऐसी भी लड़कियां हैं जो सेक्स के नाम पर तमाम किस्म की बीमारियों को भी समाज को दे रहे हैं। वे इस तरह के पोस्ट और वीडियो देखने वालों की संख्या, उनके जो पोस्ट है और उनके वीडियो देखने वालों की संख्या लाखों में है। एक और कल्चर विकसित हुई है इंटरनेट बंदरों के लिए, इंटरनेट बंदरों के द्वारा, और पूरी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री इसमें लगी हुई है, वो है वीडियो गेम। वीडियो गेम में एक विशाल सामग्री है जो सेक्स, हिंसा और यौन कंटेंट से भरी हुई है। और इसने एक बड़ा काम किया है कि पोर्नोग्राफी के धंधे को और वर्किंग प्लेस पर लड़कियों के साथ में होने वाला जो असभ्य आचरण है, आक्रामक व्यवहार है, उनका शारीरिक शोषण है, उसकी क्लिपिंग्स, वीडियोस, वो असंख्य मात्रा में अब उपलब्ध हैं। ऐसे वीडियो उपलब्ध हैं जो कि गालियां देते हैं, ऐसे वीडियो उपलब्ध हैं जिसमें कि बहुत ही आक्रामक व्यवहार दिखाई देता है, किसी को पीट रहे हैं, किसी के बाल खींच रहे हैं, किसी को नोच रहे हैं। और ये इंटरनेट बंदरों का आपको खेल बता रहा हूं मैं। आज तक ने ये रिपोर्ट किया है कि इंटरपोल के अनुसार सन 2017 से लेकर 2020 के बीच ऑनलाइन बाल यौन शोषण के 24 लाख मामले सामने आए। कितने? 24 लाख मामले सामने आए, और इनमें 80% जो बच्चे हैं वो 14 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं। भारत में सीबीआई ने इस पूरे गोरख धंधे में शामिल 14 राज्यों में लोगों के घर छापे मारे और 83 आरोपियों को उन्होंने निशाने पर लिया है। उनके डेटा, उनके गैजेट्स और उसमें जो बड़ी सामग्री है वो सब उन्होंने जब्त की है। सीबीआई ने अपनी इंक्वायरी में यह भी पाया तकरीबन 50 व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी की सामग्री सप्लाई होती रही है। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में 5,000 लोगों के नाम सामने आए हैं जो इस तरह की सामग्री को सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। अब तक जो है ये विभिन्न शहरों में सीबीआई 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले चुकी है इस पूरे गोरखधंधे में।
ये खबर है 18 नवंबर 2021 की। और ये जो पूरा का पूरा फिनोमिना है, ये फिनोमिना अपने आप में ये दर्शाने के लिए काफी है कि ये जो इंटरनेट बंदर है, इंटरनेट कल्चर है, ये किस तरह से क्रिमिनल कल्चर इस तरह विकसित की है। एक और चीज है, वो ये कि ये जो जो नया जो दौर है, इस दौर की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस दौर में प्रतिवाद के वीडियो नहीं देखते लोग, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा, मैंने लिखा भी इसे एक जमाने में, कि प्रतिवाद का तो वीडियो कल्चर ने, सोशल मीडिया ने एक तरह से अवमूल्यन कर दिया है। क्योंकि जब आप प्रतिवाद को सोशल मीडिया में पेश करते हैं, तो वो अपना एक तो दिखाई तो ये देता है कि हमारा प्रचार हो रहा है, लेकिन वो अपना विलोम तैयार करता है, लोगों को प्रतिवाद के लिए तैयार नहीं करता, बल्कि प्रतिवाद के विरोध में उन्हें निष्क्रियता के लिए तैयार करता है। तो जितना बड़ा प्रतिवाद और जितना बड़ा प्रतिवाद का कवरेज, उसका उतना ही बड़ा अवमूल्यन। आप देखिए इजराइल और फिलिस्तीनी जनता के बीच में जो अभी चल रहा है, और इजराइल किस तरह से बर्बरता से पेश आ रहा है, आपको कहीं प्रतिवाद जुलूस दिखाई नहीं देंगे अब। राहुल गांधी ने कितनी बड़ी न्याय यात्रा की थी प्रतिवाद में, भय के खिलाफ, अनेक चीजें थी उसमें। रिजल्ट क्या आया हाथ में? कांग्रेस के पास कितनी सीट आई? होना तो उल्टा चाहिए था, कांग्रेस को जितनी आई है उतनी बीजेपी की आती है, और बीजेपी के पास जितनी है उतनी कांग्रेस की आती, तो प्रतिवाद का मूल्य समझ में आता। लेकिन ये तो प्रतिवाद का अवमूल्यन है। हमारे बहुत सारे लोग, अभी कांग्रेस के भी लोग, इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, सोशल मीडिया से कैंपेन होता है, लेकिन सोशल मीडिया के कैंपेन की, प्रतिवाद के कैंपेन की खूबी यह है कि वहां प्रतिवाद का अवमूल्यन भी साथ साथ होता है। यानी वो अर्थहीन बनाता है, प्रतिवाद को अर्थहीन बनाता है। अब देखिए आप, बंगाल में प्रतिवाद चल रहा है ना, आरजी का उसने एकदम इरेलीवेंट बना दिया प्रतिवाद को। लगे हुए हैं लोग पागल की तरह अभी भी। आखिरी चीज फिलहाल के संदर्भ में, वो ये कि इंटरनेट पर जो आप सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी कमेंट्स देखते हैं, ये सारी चीजें आपको लगता है कि बहुत ही स्पॉन्टेनियस आती हैं। नहीं, इसमें स्वतः स्फूर्त जैसी कोई चीज नहीं होती, बल्कि वर्चुअल की स्वतः स्फूर्तता एकदम नकली होती है। और यही वजह है कि नकली में चमक होती है, लेकिन इसमें प्रभावित करने की क्षमता नहीं होती। और ये जो नकली है, ये आकर्षक भी होता है और एब्सर्ड भी होता है, अर्थहीन होता है। और यही वजह है कि वर्चुअल का कम्युनिकेशन अर्थहीनता का संचार करता है, क्योंकि यहां पर वर्चुअल स्वाभाविक नहीं बल्कि सुनियोजित है। यहां हर चीज किसमें आती है, आप जब कोई चीज टाइप करते हैं या कोई चीज मैसेज करते हैं, हर चीज किसमें, वाइट्स में बदल जाती है। वाइट्स होती हैं जिनमें कि आप चीजें लिखते हैं। ये बेसिकली वाइट्स का युग है। आप जिंदा हैं या मुर्दा हैं, स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं, आप तो लिखते तो यही हैं, लेकिन एक्चुअल में आप वाइट्स में लिखते हैं। और ये वाइट्स टीवी में भी है, और ये वाइट्स इंटरनेट में भी है।
तो अब जो चीज वाइब्स में कन्वर्ट होती है वो उसका एक तरह से प्रोपेगेंडा वैल्यू होता है। और प्रोपेगेंडा वैल्यू के सामने, प्रचार मूल्य के सामने बाकी सारे मूल्य एकदम धराशायी होते हैं। और इसने एक तरह से वैल्यूज को, लाइफ वैल्यूज को एकदम निरर्थक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और ये बहुत ही चिंता की चीज है। एक अन्य चीज है जो कि बहुत ही सोचे हम लोग। अब किसी की डेथ की खबर आती है, बहुत खबरें आती हैं डेथ की। किसी के सुख की खबर आती है, जन्मदिन की, इसकी उसकी। तो यहां ये जितनी भी खबरें हैं ये एकदम निर्मित खबरें हैं, तय करके दी गई खबरें हैं। और इनमें कोई भी वैल्यू संप्रेषित नहीं होता। सूचना जरूर संप्रेषित होती है, कोई वैल्यू संप्रेषित नहीं होता। सिर्फ ये एक चीज कम्युनिकेट करती हैं कि आपका अस्तित्व है और उसकी वो स्वीकृति करती हैं। और ये स्वीकृति सिर्फ आपके अंदर है, बाहर किसी के लिए कोई स्वीकृति नहीं है इसकी। तो ये अगर हम सोचें कि नहीं, हमने ये खबर लिखी, इसके इतने मेरे जन्मदिन की खबर पर इतने लोगों ने लाइक किया, इतने लोगों ने मेरी प्रशंसा की, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उससे देख के आपको संतोष मिल सकता है, लेकिन किसी को आपके जन्मदिन से क्या लेना देना। आप 67 साल के हो गए, 68 साल के हो गए, हो गए। क्योंकि वर्चुअल में जो रियलिटी होती है, यानी जो आपने ये जो खबर लिखी, ये प्रामाणिक अप्रामाणिक, स्वीकृति अस्वीकृति के परे चली जाती है। इसमें सिर्फ एक ही चीज है, जिसे मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, फिर रिपीट करके बात खत्म कर रहा हूं, वो ये कि वर्चुअल में सत्य एक ही चीज है, समर्पण। वर्चुअल को समर्पण चाहिए। वहां आलोचना नहीं पसंद करते लोग, बल्कि अनालोचनात्मक स्वीकृति चाहिए। कहने के लिए हम आजाद हैं, लेकिन कायदे से हम आजाद नहीं हैं, क्योंकि आपके ऊपर वहां नियंत्रक कोई और है, जो आपके ऊपर सर्विलेंस कर रहा है, आपकी निगरानी कर रहा है, आपके ऊपर जासूसी कर रहा है। आप जो कुछ लिख रहे हैं वो आपकी, उनकी जासूसी की नजर में है। तो आपका जो निजी जीवन है वो आपके भी नियंत्रण में नहीं है, वो किसी और के नियंत्रण में है, लेकिन आप जानते नहीं। आपको लगता है कि आप अपने पोस्ट को नियंत्रण में रखे हुए हैं, वो आपके नियंत्रण में नहीं है। तो चीजों के बारे में इल्यूजन, विभ्रम बड़े पैमाने पर इंटरनेट बंदरों ने पैदा किया। अब आप वहां पर पेश की गई किसी भी चीज पर विश्वास नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी हुई है वो ये कि वहां सत्य आपके हाथ से छूट गया। जीवन मूल्य और जीवन मूल्यों के प्रति आस्था आपके हाथ से छूट गई। वहां सिर्फ एक निर्मित प्रस्तुति आपके हाथ में रह गई। और ये इंटरनेट कल्चर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।